प्यारे अधिवक्ता साथियों, आप लोगों को पता है यूपी हायर जुडिशरी की दुंदुभी बज चुकी है और आपको कुल 60 एक्ट पढ़ना है। उस 60 एक्ट को कवर करने के लगभग 6000 समथिंग धाराएं आपको कवर करनी है, जिसमें एक छोटा सा प्रारूप रेवेन्यू एक्ट नियमावली और अन्य अधिनियमों से, अन्य कानूनों से संबद्ध एक छोटी सी क्लास का क्रैश कोर्स जो पब्लिक मीडिया में आप लोगों के सामने होगा, वो इस उद्देश्य से कि आपको समय बहुत अधिक मेंस में नहीं मिलेगा। प्री का एग्जाम जुलाई में हो या अगस्त में, इससे फर्क नहीं पड़ता, बहुत आगे समय कोर्ट देगी नहीं। प्री का रिजल्ट जल्दी से डिक्लेयर करके मेंस का एग्जाम अक्टूबर में संभव है। ऐसे में जो आपकी तैयारी का दृष्टिकोण हो, मात्र प्रारंभिक परीक्षा नहीं बल्कि मुख्य परीक्षा को भी साधे और आपका कॉन्सेप्ट इतना डीप हो कि छोटे में यानी सागर में से गागर निकालने वाला नोट्स होना चाहिए। संदर्भित बातों को पुष्ट करने के लिए और एक प्रमाण के तौर पर आपके सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए मैंने कोशिश की है कि इस क्लास के द्वारा आपको ये समझ आए कि इस अप्रोच को कवर करने के लिए और इस क्लास को कवर करने के लिए पूरे 6000 सेक्शन को कैसे स्ट्रेटजिकल माइंड से कवर करें, उसका एक छोटा सा प्रारूप हम आपके सम्मुख प्रस्तुत किए जा रहे हैं। आप लोगों ने रेवेन्यू एक्ट अगर ऑलरेडी पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको तो मुश्किल आने वाली है। तो जिन्होंने पढ़ा नहीं है, जो बिल्कुल नया पढ़ रहे हैं, वो इस वैकेंसी में अपने भविष्य को फाइनल ना माने। क्यों? एक तो लौकी है तितलौकी, दूसरे चढ़ी नीम की डाल। एक तो ऑलरेडी 25 पेपर का ये सिलेबस हुआ करता था, अब इसमें बढ़ा करके हाई कोर्ट ने इसे अति दुष्कर बना दिया है। 60 एक्ट में इंपॉर्टेंट माइंडसेट से पढ़ने वाला व्यक्ति, जैसे तमाम यूट्यूबर, तमाम संस्थाएं आपको प्रीलिम्स पे यूट्यूब पर या कहीं भी इंपॉर्टेंट छाट करके आपको प्री पढ़वाती हैं। ऐसे बच्चे किसी कीमत पर उच्चतर न्यायिक सेवा के लायक कतई नहीं है। अगर उनको व्यवहारिक समझ नहीं है, और व्यवहारिक समझ आती कैसे है, कानून के आज के क्लास का एक छोटा सा प्रारूप जब पूरी आप देख लेंगे तो समझ आएगी कि एक ही समय जब मैटर देख रहा होता है एज ए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कोई व्यक्ति, बंधु हो या अधिवक्ता बंधु हो या बहन, उन दोनों में से कोई भी इस स्थिति में होता है कि जब उसके पास प्लेंट आती है तो प्लेंट के मैटर को देखने के लिए, उसके कंक्लूजन तक जाने के लिए, कोई ऑर्डर डिग्री पास करने के लिए ट्रायल के पहले, यानी जब उसको तय करना है कि इसमें फैक्ट एंड इशू बन रहे हैं, इसमें मामला बनता ही है सिविल सूट का, तो उस स्थिति में वो ये डिसाइड भी कर लेता है अंदर अंदर इसका परिणाम लगभग क्या होगा। ये उस बेसिस पे डिसाइड कर पाता है जब उसमें व्यक्तिगत ला की विधिक पहुंच हो, और अगर उसका अधकचरा नॉलेज है, किसी प्रकार शॉर्टकट से अंदर आया है, तो वो हर पॉइंट पर किसी न किसी की मदद लेगा। गूगल से लेकर अपने मित्र से, पता नहीं किसके किससे उसको झक मारनी पड़ेगी। और ये बात माननीय उच्च न्यायालय तब पकड़ पाता है जब शिकायतें उसके पास जाती हैं। अपर जिला जज का पद खिलौना नहीं है। अपर जिला जज पद में इंपॉर्टेंट नहीं होता। जो भी व्यक्ति प्री या मेंस पर आपको इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा है, वो आपको मिसगाइड कर रहा है या स्वयं वो जानता नहीं है। मतलब इस परीक्षा में इसीलिए आप देखें 35 से 45 की एज रखी गई है। ओबीसी कैंडिडेट 48 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकता है। मतलब सुपर मैच्योर, कानून को कई दफे पढ़ने वाला और अत्यंत सारगर्भित प्रवृत्ति वाला है, जिसमें ये बातें स्वयं से आती हैं और वो चीजों को बहुत आसानी से कवर कर लेता है। मतलब मैटर देखा नहीं कि उसका दिमाग कंप्यूटर की तरह चला और उसने पॉइंट को कवर किया और ले डाउन किया। यही चीज अपेक्षा करता है मेंस के एग्जाम में अत्यधिक प्रश्नों की संख्या और उसके उत्तर को लिखने का छोटा सा समय। प्रीलिम्स लेवल में भी आप जरा सोचें, आपकी कसमकस को माननीय उच्च न्यायालय ने कितना बड़ा कर दिया है कि आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जिसमें आपको 6000 के ऊपर लगभग सेक्शन पढ़ने हैं। ऐसे में ये माइंड सेट आप बना के चलें कि अगर ये दृष्टिकोण है कि सेक्शन वाइज पढ़ करके सारे कवर कर लेंगे, मात्र इससे काम नहीं चलेगा। प्री हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन मेंस में आपका बद्धी होना तय है। क्यों? क्योंकि जो एक सार्वभौमिक सोच होती है, आप कोई भी पॉइंट पर क्रिमिनल या सिविल जजमेंट पढ़ें, ऑर्डर पढ़ें, डिग्री पढ़ें, जो इंटरलॉकुटरी ऑर्डर होते हैं उसको पढ़ें, प्रिजम्पशन पढ़ें, इंजंक्शन पढ़ें। आज की क्लास वास्तव में मूलतया
जो हमने केंद्रित की है, क्योंकि सबसे ज्यादा यही पास होता है व्यादेश पर। लेकिन इसी व्यादेश को समझने के लिए आपका दिमाग तेजी से, मैं चलूंगा, हमारी जुबान, इसमें लिखे गए शब्द, हमारे डायरेक्शन को एक साथ कैलकुलेट करके पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस स्तर की मैच्योरिटी चाहिए। मतलब आप में बौद्धिकता का स्तर इतना होना चाहिए जिससे आप इस सिचुएशन को पार पाएं। समझ रहे हैं? मेंस की कॉपियां या मेंस में जो क्वेश्चन आपको पूछते हैं, 10-20 लाइनों में आपको प्रॉब्लम टाइप का दिया रहता है और कंक्लूजन करके 4 लाइन में आंसर देना होता है। यानी माननीय उच्च न्यायालय की चाहे प्री हो या मेंस में, बहुत ज्यादा में से थोड़ा निकालने की कला सीखने की महारत चेक करना होता है। ऐसे में आप इस क्लास से भी आज निष्कर्ष निकालेंगे कि ये निष्कर्ष निकलता कैसे है। ये पॉइंट अपने आप डेवलप नहीं होता, ये लंबे सतत प्रयास का नतीजा होता है। इसलिए वो अधिवक्ता साथी जो पहली बार या दूसरी बार इसमें एंट्री मार रहे हैं उनको मुश्किल आएगी, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि आपको एक ऐसी दुनिया दिखाई जाए जहां आपको ये यकीन आए कि वाकई में ऐसी तैयारी ही लाभप्रद है। अगर इन संदर्भित क्लासेस से आपको संबद्ध होना है तो मैं एडवोकेट जेके गिरी, इलाहाबाद हाईकोर्ट, इस व्हाट्सएप नंबर पर 7705090393 पर व्हाट्सएप करके ऐसे क्लासेस के लिए संपर्क कर सकते हैं। मेरी कोशिश यह है कि इस क्रैश कोर्स में, जो कि लगभग 100 दिन का होगा, उसमें एक ऐसे डिस्क्रिप्टिव मेथड दिया जाए जिससे आप पढ़ रहे हो कुछ, लेकिन आपका दिमाग उसी समय चारों दिशाओं में घुमाया जाए, जिसके माध्यम से आपका ये भी चेक हो कि आपका एस्टेमिना, माइंड का एक्यूरेसी पावर, कलेक्टिंग पावर क्या है। साथ ही आप ये करंट पॉइंट पे देख पाए कि क्या आपको लिंक करना आता है नहीं। अगर लिंकिंग अप्रोच नहीं है तो आप अत्यधिक नंबर पाने के काबिल नहीं हैं। केवल सरे सेमेस्टर या आपने सोच रखा है किसी एडिशन या सीरीज के माध्यम से, या किताब पे सड़क छाप जो मार्केट में बिक रही है, किसी का साल पेपर हो, मैं सबको लपेट कर कह रहा हूँ, अगर किसी के साल पेपर को रटकर आपने सोचा हायर जुडिशरी को क्रैक कर देंगे तो आप मुंगेरी लाल के सपने में जी रहे हैं, या आप बिल्कुल प्रैक्टिशनर्स नहीं हैं। ऐसे स्थिति में ये दोनों व्यवहारिक सच्चाई को प्राप्त करने के लिए, यानी माननीय उच्च न्यायालय के मानद शर्तों को प्री और मुख्य परीक्षा में पूरा करने और ऐसा पूरा करने जिससे उच्चतम अंक आपको मिल जाए, इस कसौटी को एक बार देखें। जितने मिनट का वीडियो बनेगा मैं स्पीड से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपका दिमाग तेजी से चलना चाहिए। हमारी आज की क्लास का जो विषय है, आप अपने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में सेक्शन 133 पे आएंगे तो इसके पहले 2 सेक्शन इसी चैप्टर, इसी भाग में, इसी टॉपिक पर और हैं, यानी 131 भी है, 132 भी है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में जो एक टॉपिक आती है वो आती है इजेक्टमेंट, यानी बेदखली की। समझ रहे हैं? बेदखली भूमिधर की भी हो सकती है, असामी की भी हो सकती है। भूमिधर अगर कहें तो उसमें संक्रमणीय या असंक्रमणीय भी समझें, और अगर आसामी कह रहे हैं तो उसका भी समझें। 78 हमें बताना ना पड़े, ये आप दिमाग चला लें। आज की क्लास में जो मूल पॉइंट है कि जब ये इंजेक्शन पास करने की बात 133 उस सिचुएशन में करता है कि जब 131 की जरूरत ग्राम पंचायत का अगर आसामी है, यानी ग्राम पंचायत की जमीन पर बसाया गया है, तो उसके लिए ग्राम पंचायत शिकायत कर सकती है। लेकिन अगर किसी भूमिधर ने उस आसामी को बसाया है तो भूमिधर शिकायत कर सकता है। दोनों को एक रेमेडी अतिरिक्त देता है 133, क्या कि भैया उसको बेदखल ना करो, थोड़ा बहुत डैमेज किया है, जमीन की प्रॉपर्टी का मिसयूज किया है, कंपनसेशन किया है, जो आप कहे थे वो नहीं करके कुछ अस्थायित्व वाला काम करने लगा था, आपकी मंशा है कि वही कंटिन्यू करे एज ए असामी, एज ए भूमिधर, और आपको ये लगता है कि इसको बेदखल करवाना ठीक नहीं है। मान लीजिए 2 सिचुएशन होती है। कभी कभी उसकी स्टेज ये आती है कि लगान नहीं देता। लगान वसूलने का अधिकार दोनों को समान है, भूमिधर को भी, ग्राम पंचायत को भी। कंटिन्यूअस बीतता जा रहा है। अगर आप किसी मकान में रह रहे हैं और मकान मालिक को किराया नहीं दे रहे हैं तो मकान मालिक सुओ मोटो शिकायत कर देगा। आप जानते हैं जो किराएदारी अधिनियम हटा दिया गया उसका सेक्शन 20(4) हुआ करता था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण था। इससे खूब सवाल पूछे जाते थे। हालांकि ये सेक्शन हट गया है, एक्ट ही हट गया है, और अब आ गया है 2021 वाला नया अधिनियम। हम बात यहाँ कर रहे हैं उस बेदखली के सिचुएशन में कि जब उसको पूर्णतया बेदखल ना करके केवल आपका मन करता है, आपका माइंडसेट कहता है कि इससे अगर कंपनसेशन ले लिया जाए या बचे हुए बकाए लगान को ये भर दे तो ये कंटिन्यू करे, तो उसमें 133 की जो है एप्लीकेशन लगती है।
किसके पास लगती है? एसडीओ के साथ। इसी पॉइंट पर, मतलब कंपलसेशन के पॉइंट पर, आप जब उसमें हेडिंग देखते हैं अपने राजस्व संहिता की बुक में, तो आपको मिलता है सूट फॉर इंजेक्शन। ये वर्ड ध्यान से बैठाइए, सूट फॉर इंजेक्शन, यानी ऐसा वाद जिसमें आप इमीडिएट क्या चाह रहे हैं? व्यादेश। आप छोटा सा एग्जांपल एसआरए से थोड़ा सा लें, इसमें काफी कुछ हिस्सा स्पेशल रिलीफ एक्ट का भी इंक्लूड होगा। आप जानते हैं 5 और 6 से खूब सवाल पूछा जाता है, पूछा ही जाएगा। 5 की कार्यवाही लॉन्ग वे में है, 12 साल का ड्यूरेशन लिमिटेशन पीरियड काम करता है, और 6 की कार्यवाही में इमीडिएट इंजेक्शन एक प्रकार से आपको ग्रांट किया जाता है कि आपको तात्कालिक कब्जा मुहैया करा दिया जाता है। ठीक ऐसे ही जैसे 145 की तात्कालिक कार्यवाही सीआरपीसी में क्रिमिनोलॉजी में होती है। आपका दिमाग यहाँ घूमना चाहिए कि जो ये शाश्वत व्यादेश या व्यादेश पास होता है किसके संदर्भ में? कंपलसेशन, क्षतिपूर्ति, डैमेजेज। किसके संदर्भ में? आसामी ने जो पहुंचाए हैं भूमि पर, आसामी ने जो भूमि पहुंचाए हैं लगान के संदर्भ में पहुंचाए हैं, उससे संबंधित प्रतिकर पाने के लिए कौन एप्लीकेशन लगा सकता है? भूमिधर भी लगा सकता है, ग्राम पंचायत भी लगा सकती है। उस स्टेज में 135 की जो बात है उसकी प्रोसीडिंग में जिस समय एसडीएम ये कर रहा होता है, एसडीएम तो ये नहीं जानता, एसडीएम की पावर यहां तक नहीं होती, वो सीपीसी में नहीं जाता। लेकिन अगर उसी प्रॉपर्टी पर, जोतेदारी प्रॉपर्टी पर कोई सिविल सूट फाइल हो जाए और उसमें ठीक यही कंडीशन फाइल किया जाए, तो आप जानते हैं क्या क्या सक्रिय हो जाता है? एसआरए यानी स्पेशल रिलीफ एक्ट का चैप्टर नंबर 7, 8 और पार्ट 3। आप अपने स्पेशल रिलीफ एक्ट में जब चैप्टर नंबर 7, 8 और भाग 3 पढ़ेंगे तो उसमें एक बात आती है प्रिवेंटिव रिलीफ की, यानी 7 और 8 किसकी? निवारक अनुतोष की बात करते हैं। और चैप्टर नंबर 7 डिटेल में जब देखेंगे तो जनरली इंजेक्शन की बात करता है। आप अपना सारे बेरक खोल लीजिएगा। उसके बाद उसमें 36 पे जब आते हैं तो निवारक अनुतोष, प्रिवेंटिव ग्रांट करता है। और 37 में आप जानते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है, टेम्परेरी इंजेक्शन। और चैप्टर 8 जब आगे बढ़ते हैं तो आपको प्रिपिचुअल इंजेक्शन आपको ग्रांट कराने की सिविल सूट में जोतेदारी स्थावर संपत्ति के प्रॉपर्टी पर किया जा सकता है। लेकिन मामला रेवेन्यू में अगर है, यानी मालदार जो रेवेन्यू का मैटर है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता जब काम कर रही है तो बेदखली में इंजेक्शन के लिए जो सूट फाइल होता है कंपलसेशन प्राप्त करने के लिए, उसमें 133 का एप्लीकेशन लगता है। समझे ध्यान से, ये रेवेन्यू माल यानी राजस्व में केस चल रहा है आपका, और जो वो पॉइंट बता रहे हैं 39 का वो सिविल सूट है। ये तो अंतर आप समझ रहे होंगे कि सिविल बाद और राजस्व बाद क्या होता है, दोनों कोर्ट का अंतर भी समझते होंगे। तो उस पॉइंट को समझने के लिए एक ही पॉइंट पर, व्यादेश के पॉइंट पर समझने की कोशिश कीजिए। 37 कहता है टेम्परेरी, ये सब हो गया। चैप्टर नंबर 8 प्रिपिचुअल व्यादेश की बात करता है इंजेक्शन की। 38 में जब आते हैं तो ये बताता है 38 एसआरए स्पेशल रिलीफ एक्ट कि शाश्वत व्यादेश कब अनुदत्त किया जाता है, यानी कौन सी स्टेज होती है कि जब प्रिपिचुअल इंजेक्शन ग्रांट होता है। ऐसे ही 39 आपको क्लियर करता है कि मैंडेटरी, यानी ये आदेश ऐसा होगा कि पालन करना ही पड़ेगा। ये एसआरए का 39 है। और सेक्शन 40 व्यादेश के स्थान पर अतिरिक्त नुकसानी। तो जो एसआरए में सेक्शन 40 है, ध्यान से सुनना, जो एसआरए में सेक्शन 40 है ठीक वही बात यहां कर रहा है सेक्शन 133 में। अब ऐसा कौन सा लड़का है जो सवाल 133 से सीआरपीसी में सॉरी इस पे भू राजस्व संहिता से पूछा जाए तो उसके दिमाग में हल करते समय सेक्शन 40 भी चले, किसका? उत्तर प्रदेश इसका, ये स्पेशल रिलीफ का, स्पेशल रिलीफ एक्ट का सेक्शन 40 दिमाग में चले उसके। और इतना ही नहीं चले, ये भी चले क्या कि 41 जो है, 41 और 42 नकारात्मक करार के पालन ना करने का इंजेक्शन, मतलब ये भी एक इंजेक्शन है लेकिन नकारात्मक। इसका डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ इतना समझें कि मामला सिर्फ व्यादेश का है, लेकिन दिमाग चक्करघन्नी जैसा घूम कहां रहा है ये देखिए। आगे देखिए, अस्थायी व अंतर्वर्ती आदेश। अब ये जो इंजेक्शन में आप डैमेजेज की बात सेक्शन 40 एसआरए में देख रहे हैं और यहाँ 133 में देख रहे हैं, एक और जगह है जहां सिविल सूट नियमावली बताती है, यानी आर्डर 39, उसमें दो शब्द आते हैं, अस्थायी जिसकी हम टेम्परेरी की बात कर रहे हैं,
और अंतर्वर्ती, ये दोनों के लिए अलग अलग रूल हैं। जो दिग्गज हैं वो ऑलरेडी उनको पता है, लेकिन हम यहाँ बात आर्डर से ज्यादा आपका ध्यान खींचेंगे। आप सीपीसी में खोलिए सेक्शन 94 सीपीसी, सेक्शन 94 सीपीसी, उसका नाम है सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग, और उसमें 95 भी। एचजेएस में सन 78 से लेके आज तक 94 95 से खूब सवाल बने हैं। अब यही सवाल जब हम शुरू किए राजस्व संहिता की, तो एसआरए में गए, अब सीपीसी में आए, आर्डर में गए, रूल में गए, अब सेक्शन में आए। 95 और 94 का डिटेल जब पढ़ेंगे तो उसमें पॉइंट नंबर 1 ध्यान से देखना, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, जिस समय आपके पास एज ए एसडीएम ये केस आएगा, ये सब दिमाग में आपके नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप सिविल जज जूनियर डिवीजन में भी हैं तो भी, और अगर आप सिविल जज जूनियर डिवीजन में 5 साल सेवा कर चुके हैं, फर्स्ट क्लास में हैं, या सीजीएम के लेवल पे हैं तो भी, और अगर आप ऑलरेडी एडीजी हैं तो भी, आपके सामने जब एक केस आएगा तो ये एक साथ आपके दिमाग में चलेगा। क्या? निर्णय के पूर्व गिरफ्तारी क्या है? सेक्शन 94 की बात कर रहा हूं। मिसेलेनियस प्रोसीडिंग में जो सप्लीमेंट यानी पूरक कार्यवाहियां हैं, उसमें ये सब होता है। और 94 सीआरपीसी क्लियर कहती है क्या? निर्णय के पहले गिरफ्तारी हो सकती है। सिचुएशन नहीं चर्चा करूंगा, नहीं बहुत लंबी हो जाएगी, केवल समझिए। निर्णय की पूर्व कुर्की, इसके लिए आप आर्डर 38 का 5वां रूल 5 जब देखेंगे तो ये केवल रूल 5 पूछा गया है कई बार प्री में। अब आप सोचें कि टॉपिक एक है और पहुंच कहां रहा है, इंपॉर्टेंट। ये किसके केस में पहुंचेगा? जो प्रैक्टिस करेगा उसको इसमें बहस करनी पड़ती है, उसको इसी पॉइंट को ग्राइंड अंडरलाइन करके पहुंचना पड़ता है कोर्ट में जवाब लगाने के लिए। उसको बगैर किए अगर ये जेएस का सपना देख रहे हैं तो खटिया खड़ी और बिस्तरा गोल कर लें। ये क्लियर कट समझ जाए, ये खिलवाड़ नहीं है, ये मुंगेरी लाल के सपने नहीं है, ये परिकल्पना से आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और जुगाड़ से, सेकंड थर्ड से तो उसकी हम बातें नहीं करते। आप इस पॉइंट को देखें कि तीसरी बात उसके दिमाग में आएगी, टेम्परेरी इंजेक्शन, जो कि यहां भी हमने देखा, अस्थायी व्यादेश, जो एसआरए का सेक्शन 37 कह रहा है। ठीक वही बात इंजेक्शन के पॉइंट पर जब आर्डर में आते हैं टेम्परेरी इंजेक्शन के लिए, तो 94 सीपीसी भी कहती है, प्रोसीड करती है उसे। और उसी में चौथा पॉइंट देती है, किसी संपत्ति का रिसीवर, यहां जोतेदारी गैर जोतेदारी दोनों पॉसिबल है। सूट कौन सा फाइल किए हैं ये मायने रखता है। आप मुकदमा माल न्यायालय में लड़ रहे हैं या मुकदमा दीवानी में लड़ रहे हैं, इसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। और रिसीवर की जब नियुक्ति आती है, यानी आप आर्डर 40 का रूल 1 और 2 देखेंगे। जिस समय वकील इस पर बहस कर रहा होता है, सेक्शन 94 की बात कर रहा हूं, उसको बताना नहीं पड़ता, वो किताबें नहीं खोलता, वो वेरेक्ट नहीं पलटता, उसको जानता है आर्डर 40 रोल 1 2। और इतने नहीं जानता, वो फिर आता है चैप्टर नंबर 12 भू राजस्व संहिता में। चैप्टर नंबर 12 भू राजस्व संहिता खोलिएगा, उसका सेक्शन 178 प्री में क्वेश्चन यहां से आ सकता है। जब आपका भू राजस्व बकाया है तो आपकी संपत्ति कुरक हो सकती है, अचल, और उसको अचल संपत्ति को कुर्क करके बेचा जा सकता है। कुछ समय तक वो रोका रहता है, उस समय तक वो रिसीवर की नियुक्ति की जरूरत पड़ती है कि अगर आप उसको लगान राजस्व भर दें तो आपकी संपत्ति आपको वापस कर दी जाए। उस स्टेज में 178 रिसीवर की बात करती है। ठीक यही सिचुएशन जो आपने सेक्शन आर्डर 40 रूल 1 2 में और चैप्टर नंबर 12 भू राजस्व संहिता में सेक्शन 178 में आपने देखी है। उसी के लिए आप जब टीपीए में जाते हैं, यानी कोई ऐसी संपत्ति जहां जोतेदारी प्रॉपर्टी नहीं है, मान लीजिए कोई घर है, कोई कंपनी है, कोई गोदाम है जो शहरों में है, और उसकी कार्यवाही में कोई मार्गेजेज प्रॉपर्टी है और मार्गेज दी गई है, लंबे समय तक उसमें भंडारा के लिए प्रयोग किया जा रहा है, उसमें गोदाम के तौर पे यूज होता है, कंस्ट्रक्शन ये गवर्नमेंट भी दे सकती है, कोई प्राइवेट व्यक्ति भी दे सकता है। उस स्थिति में मार्गेजेज प्रॉपर्टी के साथ अगर आपने कुछ ऐसा किया है जिसमें सेक्शन 60 जो 7 की बात की जाती है, जो संपत्ति अंतरण अधिनियम में है, उसके माध्यम से भी आपका दिमाग क्लिक करेगा कि वहां भी राजस्व ये रिसीवर नियुक्त करने की बात करता है। आप यह भी पॉइंट देखें कि एक लास्ट पॉइंट जो 5वां बचता है, ये 94 सीपीसी है, ये कहता है अंतर्वर्ती आदेश जारी करना, यानी
जो 94 के 5वें प्रभाग में बातें हैं वो कैसे की जाएंगी, इंटरलॉकुटरी ऑर्डर पास कैसे किया जाएगा, कई बार पूछा गया है। ऑर्डर 39 रूल 6 से 10, 6 से 10 के लिए आप जाएंगे अंतर्वर्ती के लिए, और 1 से 5 के लिए आप टेम्परेरी निर्णय से अस्थायी आदेश के लिए जाएंगे। ये दोनों स्टेज आपको पता होना चाहिए। खास करके ऑर्डर 39 का रूल 1 व 2 जो अस्थायी आदेश की बात करता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 151 सीआरपीसी सीपीसी को भी कनेक्ट किया है। समझे, जब कोई ऐसा मैटर है जिस पर अस्थायी यानी टेम्परेरी इंजेक्शन दिया जा सकता है और उसका कंट्रोल है, तो उसमें क्या किया है सुप्रीम कोर्ट ने, 151 में कहा जाता है, ये केस याद रखिएगा, कई बार पूछा है आपके प्री में, जे में, अनदर स्टेट में, मनोहर बनाम सेठ हीरालाल। ये वो महत्वपूर्ण केस है जिसमें 151 के दायरे को बताया गया कि अगर मामला, ध्यान से सुनना, अगर मामला 39 के रूल 1 व 2 से कवर नहीं होता है, यानी सीपीसी में ऑलरेडी प्रोविजन नहीं है, तो अपने अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भी एंटर टेम्परेरी इंजेक्शन ग्रांट कर सकता है। आखिर हम लोग टॉपिक व्यादेश चला रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए। यानी जैसे एसडीएम तो नहीं जानेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। और आप देखिए कि इस केस के सहारे आप इस यहां तक पॉइंट तक पहुंच गए, ठीक है। यानी 151 सीपीसी भी कनेक्ट हो गई। आगे बढ़िए। उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 214 अपने राजस्व संहिता में कोड कर लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन बनेगा। क्यों? क्योंकि ये वो धारा है जो कहती है कि भू राजस्व संहिता में जगह जगह सीपीसी और लिमिटेशन दोनों आपके कोर्स में है, दोनों आपके कोर्स में है, लागू होगी। यानी ये स्पेशल सेक्शन आपसे पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला टॉपिक है कि 2006 जो भू राजस्व संहिता है उसका चैप्टर 12 भू राजस्व के संग्रह की बात करता है, और उसका सेक्शन 163 से 181 ये मुझे पढ़ाना है। इससे एक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत रहती है। क्यों? क्योंकि 163 से 181 तक भू राजस्व का संग्रह है, जबकि 182 से 205 तक अस्थावर संपत्ति की कुर्की व विक्रय है, जिसकी प्रोसीडिंग को हम लोगों ने यहां देखा कि निर्णय के पूर्व कुर्की भी हो सकती है और विक्रय भी हो सकता है, निर्णय के पूर्व गिरफ्तारी भी हो सकती है। निर्णय के पूर्व कुर्की के लिए ऑर्डर 38 का रूल 5 इंपॉर्टेंट है। यानी ये कनेक्शन जब हम भू राजस्व संहिता पढ़ रहे होते हैं उस समय वहां भी दिमाग में जाना चाहिए। ऐसे ही मैंने कोड किया है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 69 ये मार्गेज प्रॉपर्टी के लिए रिसीवर की नियुक्ति की बात करता है। बंधकदार के अधिकार और दायित्व से रिलेटेड चैप्टर है चैप्टर नंबर 4। ये संपत्ति अंतरण अधिनियम का जब चैप्टर नंबर 4 आप देखेंगे तो उसमें ये समझ में आएगा। और वहीं एक पुराण मिलेगा, ये कई बार पूछा है रिसीवर की नियुक्ति किस सेक्शन में है, सीधा सपाट क्वेश्चन पूछता है। लेकिन इतना रटने से आप एडीजे लायक नहीं है, ये दिमाग में कल्पना और मुंगेरी लाल के सपने बनाना छोड़ दीजिए। आपको तब बनाया जा सकता है जब आपको ये खूब घिसे पीटे हों, खेले हों एडीजे साहब के साथ, आपने उनको कई बार समझाया हो कि सर ये होगा, आपने ऑर्डर को जुबानी वैसे कोर्ट में दहाड़ा हो, तब होगा। ये कल्पना करके कि रात दिन आपके नई वैकेंसी आ गई है, कूद जाएंगे हो जाएंगे, सपने सपने पालना बंद कर दीजिए। बंधकदार के अधिकार व दायित्व चैप्टर नंबर 4, यहां से एक सवाल, स्थावर संपत्ति के बंधकों व भारों के विषय में जब पढ़ेंगे तो चैप्टर नंबर 4 आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आइए, जो हम आज की क्लास की मूल टॉपिक भू राजस्व संहिता में लिए हुए हैं उसी को डिस्क्रिप्टिव मेथड से हमने समझाया है कि 131 की कार्रवाई तब होती है जब पूर्णतः उसने उजड्डता की है। किसने? असामी ने। असामी को कहा गया था साल भर के लिए पट्टा रहने के लिए, लीज या असामी का कार्यकाल उसको लीज के तौर पर 1 साल का, वो एबोलिश कर रहा है, न तो लगान दे रहा है न तो उसमें रहने के लिए, और संपत्ति को कब्जे के सिवा स्वामित्व की दावेदारी कर रहा है। ऐसे में एक पॉइंट और भी आता है, सेक्शन 84 का परंतु। जब आप 131 की कार्रवाई देखते हैं तो ध्यान से देखिएगा, उसमें एक पॉइंट आता है सेक्शन 84 का परंतुक। यानी अगर उस परंतुक के हिसाब से आचरण किया है, 84 में जिसके लिए प्रॉपर्टी दी गई थी उसको प्रयोग ना करके उसने 84 के परंतुक, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की बात कर रहा हूं, अगर उसने प्रोवाइडो वाली हरकत की है तो वो बेदखल होगा, चाहे वो ग्राम पंचायत करवा दे अगर ग्राम पंचायत की संपत्ति पर है, या भूमिधर। तो ये दोनों प्रॉपर्टी यानी कुल 6 ग्राउंड हैं, रैंडम नहीं। जनरली 131 का रूल क्या कहता है कि उसको 130 कहता है किसी भी भूमिधर को बेदखल नहीं किया जा सकता, वो मालिकाना हक रखता है, उसको स्वामित्व है। ऐसे ही आसामी को भी है, लेकिन
6 वो कंडीशन दिए गए हैं आपके 131 में, जिसका अगर एक भी पॉइंट मिल गया, एक या कई आधार, ऐसा नहीं कि केवल एक ही आधार पे, एक से अधिक आधार पर भी उसे बेदखल करवाया जा सकता है। इंजेक्टमेंट की कार्यवाही में 131 की एप्लीकेशन में धाराओं का और साथ ही उपधाराओं का, यानी क्या चाहते हैं, जैसे समझने की कोशिश करें, आप इस पॉइंट को समझेंगे तो समझ में आएगा कि ग्राम पंचायत व भूमि धारक के वाद के सिवाय ना ही 132 में फसलों व पेड़ों पर अधिकार की बात है, 133 में। यहां ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि 131 की कार्यवाही जो होती है उसमें 3 स्टेजेज हैं, आप उसको डीपली जाएंगे तो मिलेगा आपको, 3 स्टेजेज हैं। क्या उसको बेदखल करवाना चाहता है और लगान भी वसूलना चाहता है, ग्राम पंचायत हो या भूमिधर, या केवल लगान वसूलना चाहता है, या केवल केवल कंपलसेशन चाहता है, लगान भी नहीं चाहता। तीनों के लिए अलग अलग धाराएं हैं, और ये तीनों अलग अलग धाराएं इतनी बारीकी से हायर जुडिशरी में पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि आप अपने क्लाइंट को यही हक दिलवाने जाते हैं। आप अपने क्लाइंट को, मान लीजिए कोई आसामी है, क्लाइंट के तौर पर आपके पास आया है मदद लेने, तो आप वो कह रहा है सर मुझे लगान भी न देनी पड़े, हमको हमारा भूमिधर या ग्राम पंचायत हमारे साथ अन्याय कर रही है, तो आप बचाव के पक्ष के जाएंगे। और जब ये केस होगा तो जिस सरकार में अपीलेट ये मामला जाएगा, यानी एसडीएम साहब का वकील, यानी सरकारी वकील, जो आप पैनल वकील देखते हैं, पैनल वकील पढ़ते हैं, उसके अपने बचाव में वो सब चीजें करेगा। तो उसमें आपको कंपलसेशन चाहिए, आपके क्लाइंट को कंपलसेशन चाहिए, या केवल डैमेजेस चाहिए, या आपको उसको बेदखल करवानी है। इन सारी प्रोसीडिंग के लिए 131 का विधिवत अध्ययन लाइन बाय लाइन होना चाहिए। 133 में वो कार्यवाही दी गई है जिस पर आज की क्लास मैंने रखी थी। मूलतः वो तब है जब आप उसको बेदखल नहीं चाहते, आप उससे केवल कंपलसेशन चाहते, आप उससे केवल कंपलसेशन चाहते, यानी ग्राम पंचायत या भूमिधर एसडीओ साहब को 131 की कार्यवाही के बजाय एक ऑप्शन 133 का भी देता है भू राजस्व संहिता, कि उसको बेदखल मत करवाइए, आपको अपने काम से मतलब है, कंपलसेशन ले लीजिए, जो उसने बर्बाद किया है उस दे दे, कंटिन्यू करिए। तो ऐसे स्टेज के लिए 133 की कार्यवाही होती है। उसमें भूमि के किन किन आधारों पर ऐसे केस का पॉइंट बनता है, 3 पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। आसामी ने भूमि का आपराधिकृत उपयोग किया है, दूसरा उसने उस जमीन पर कुछ ऐसा किया है जिससे क्षति पहुंची है, तीसरा भूमि को बेकार किया है। इन तीनों कंडीशन में उस पर 131 की कार्यवाही के बजाय 133 की कार्यवाही होगी। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपने समझा। ऐसे ही एक पॉइंट को और समझें, 131(2) की नोटिस तब होती है, नोटिस देना जारी, इसमें क्या होता है अनिवार्य रूप से, जब बेदखल की कार्यवाही होती है तो आसामी को नोटिस देना जरूरी नहीं है, ग्राम पंचायत के द्वारा ना भूमिधर के द्वारा। 131 का 2 पॉइंट ना सख्त है। 131 के 3 में बेदखली अगर लगान दोनों चाहिए तो 131 के 3 का एप्लीकेशन लगेगा, और अगर 131(4) का है तो बगैर बेदखली के केवल लगान। यही पॉइंट मैं समझा रहा था। आपने इस छोटे से क्लास में टीपीए, एसआरए, सीपीसी रूल, सीपीसी सेक्शन, राजस्व संहिता, और आपने देखा कि कुछ देर के लिए सीआरपीसी भी घुसी। इस छोटी सी क्लास में हम सिर्फ बात किए हैं भू राजस्व संहिता के 133 सेक्शन पर। अगर ये स्कोप आपके माइंड का है तो एचजीएस में नंबर आएगा, कैसे नहीं। मेंस की बात कर रहा मैं, प्री के बच्चों को पढ़ाता नहीं। ठीक है, आपको क्लास कैसी लगी? अगर ऐसी क्लास चाहिए तो संपर्क करें इसी व्हाट्सएप नंबर पर 7705090393 पर, और इसी में क्रैश कोर्स के समग्र कोर्सों का क्रैश कोर्स कवर करने की 100 दिन में कोशिश करूंगा। क्या इसकी फीस होगी, क्या इसका नाम होगा, वो बात करेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, अपने अन्य अधिवक्ता साथियों को जिनको आप क्लोजली जानते हैं, आपसे अच्छा संबंध है, उन तक ये पहुंचाएं। ये वीडियो ऑन पब्लिक रहेगा। इसके अलावा कोई डेमो क्लास या डेमो वीडियो व्हाट्सएप पे नहीं, वीडियो यूट्यूब पे नहीं जाएगी। ठीक है, आज की क्लास पूरी, ये एक प्रकार से कह सकते हैं क्रैश कोर्स का स्टार्टिंग डेमो क्लास है। सत्यमेव जयते।